हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सा प्लेगर न्यू गिटार, जिसका नाम है क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड। क्वेश्चन पेपर आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो उसका क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, कैसा आएगा, आपने प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कितना हो पाया है, नहीं हो पाया, इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से आपसे स्टूडेंट को पता चल जाएगा। ठीक है, प्लस में आपके सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस और बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में देखने को मिल जाएगा। मतलब इस वाली क्लास में आपको मैं सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्लास ओवरऑल आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले वीडियो को देख शुरू से एंड तक पूरा देखने का आपको फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट सारे इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपकी तैयारी के अंदर में 100 में से 100 मार्क्स पक्के कराने में बहुत ज्यादा अहम रोल आपको अपना अहम रोल देगा आपको। ठीक है, तो ये आपको कहीं से 100 में से 100 मार्क्स पूरा पक्के कराने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। और आपसे स्टूडेंट का 17 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट को 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको जैसे कि 95 प्लस मार्क्स कैसे लेके आओगे, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मैं बता दूंगा 95 प्लस मार्क्स कैसे लाओगे क्लास के बीच में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बाकी जो पूरा कंप्लीटेड डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं देना चाहूंगा, वरना तो इसी वाले में हो जाए तो कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपका। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है, पता है कौन सा क्वेश्चन पेपर है? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का है, सेट पेपर 1 है और आपका कोड नंबर भी एक ही है। ठीक है, मतलब कि सबसे पहला सेट पेपर है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का सबसे पहला सेट पेपर है ये। ठीक है, तो जान सकते हो प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है ये, तो ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया आपके लिए, इससे पता चल गया आपको। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड है, 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको और 80 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, ये सभी को पता ही है। और आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए तो आपको सामान्य देश, क्वेश्चन पेपर जो आपका असली स्टार्ट होता है सामान्य देश से, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सामान्य देश को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपके कई सारे मार्क्स कर सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, इसको 15 मिनट का समय दिया जाता है, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले इसको पढ़ा करो। ठीक है, प्लीज कह रहा हूँ, प्लीज जरूर पढ़ना। आगे करते हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्लास में, क्योंकि क्लास वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी, फायदा नहीं है। तो खंड कहाँ से हमारे को स्टार्ट करना है, क्योंकि आप वीडियो ज्यादा लंबी लंबी वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है, तो आपका सब जानते हो। ठीक है, लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस खंड में देखो, हम खंड का स्टार्ट करते हैं। इस खंड में आपके 20 बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आएंगे, वह सारे एक एक मार्क्स वाले हैं। ठीक है, सबको पता है कि आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आते हैं आपके एग्जाम के अंदर में, इस साल भी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आपका अल्फा और बीटा तथा अल्फा बीटा सॉरी यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद डैश के सुनांक है, अल्फा बीटा क्या इसके सुनांक है, बहुपद के सुनांक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे को क्या दे रखा है, माइनस 2/3 दे रखा है, तो हमारे को के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है। ठीक है, तो अपने चलो डिटेल में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता चल गया हो क्या लगाना है इसमें। तो पहले ये हमारा बहुपद दिया गया है। ठीक है, बहुपद है, इसमें से हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सुनांकों का गुणनफल। ठीक है, सुनांकों का गुणनफल, सुनांकों का योगफल और सुनांकों का गुणनफल लगाएंगे हम। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा क्या पास, सबसे पहले हम इसमें से ए बी सी निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है हमारा ए होता है। ठीक है, एक्स के सिंपल, एक्स के बगल में क्या होता है हमारा 6 होता है, और के हमारा ये लास्ट वाला हमारा क्या होता है, सी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते आएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस बी बटे ए होता है, सबको पता है। गुणांक गुणनफल के क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या था, माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो माइनस बी आपका, माइनस बी क्या दे रखा है, माइनस बी आपका माइनस का साइन लगा देना, और बी क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 लिख दिया, और ए क्या आपका हमारा है 3, तो 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है आपको, अल्फा इंटू बीटा बताइए कि सुना को गुणनफल क्या दे रखा है, सी बटे ए होता है, सबको पता है। सी क्या दे रखा है मुझे, के दे रखा है, बटे में 3 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपका दे रखा है माइनस 2/3 दे रखा है।
क्वेश्चन के अंदर में। तो हम क्या करेंगे, हम इस दोनों यहाँ पे जुड़े पड़े ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा जुड़े हुए हैं, तो हमने वही सेम इसको भी इन दोनों को जोड़ करके और इसके 2/3 के बराबर रख दिया। और ठीक है, बस यहाँ से सबसे पहले हम इसको इतने को सोल्व करेंगे, इतने को सोल्व करेंगे, इतने को सोल्व करने सबको आते हैं, नीचे वाले का हम देखो हर तो सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे क्या हो जाएंगे ऊपर, एक सेकंड हो जाना, एक सेकंड हो जाना, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एलसीएम पता है हर सेम है, तो हमारे ये दोनों ऊपर वाले संख्या क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों हमने जोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी, यहाँ पे देखो इसको हम काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, मर्जी हमारी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, चलो, तो हम नहीं काटे तो हमारे को हर का परिमेयकरण नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी इससे हम बच भी है। करते हैं, अब यहाँ पर ये हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया, के का मान निकाल दिया। इतना तो सबको आता ही है, ये सब चीजें तो करने आता ही है, इतना तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये जो बच्चों वाली बात होगी, स्टैंडर्ड लेने का फायदा क्या हुआ जब इतना नहीं आ रहा, तो समझे बात को। आगे करते आएंगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले हमारी वीडियो को देख के हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वह हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। सोल्यूशन आपको मैं करा ही लो, बस 19-20 का फर्क रहेगा, ये रहेगा कि थोड़ा बहुत जो वर्डिंग रहेगा आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर में आपको नहीं दे पाऊंगा, बस इतना ही कमी रहेगा, बाकी सब तो सोल्यूशन जो हो गया, समझाना हो गया, सब तो सेम ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने में हैगा, देखो यदि x बराबर 1 y बराबर 2 है, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म डैश और डैश का एक हल है। ठीक है, डैश और डैश का क्या हल है, कहने मतलब ये है कि हमारे को x का मान और y का मान हमारे को दे रखा है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, यहाँ से हमारे को a और b का मान ज्ञात करना है, फिर इसमें से हमारे को 4 ऑप्शन में से चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बस मान पुट करना है। मान पुट करने तो सभी को आता ही है, मान पुट करने तो सभी को आता ही है। मैंने क्या करा, x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान मैंने पुट कर दिया, यहाँ से मेरा a का मान निकल के आया 4। इतना तो सबको आना चाहिए, स्टैंडर्ड ले रखे इतना तो सबको आना चाहिए, इतना इसलिए मैं पूरा सोल्यूशन करके नहीं बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, a हो गया, आगे बढ़ते हैं हमारा b यहाँ हो गया, b का मान हमारे यहाँ से हम x का मान y का मान रख देंगे तो हमारा b का मान ये निकल के आ गया। अब बात सुनो, a और b में आपको क्या दिख रहा होगा कि b जो है आपका है दोगुना है आपका a का। ठीक है, जो मेरा b है a का क्या है, 4 का क्या है, दुगुना है। तो बस वही जो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका आएगा, बी आपका दुगुना है आपका ए से, बस तो ये सब बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा बिंदुओं पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु स्थित है। ठीक है, मध्य बिंदु स्थित है, मतलब कि मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल कुछ मिला करके हमारे को करना क्या है, इन दोनों बीच का पहले तो मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकाल देंगे, फिर हमारे को बताना है एक्स पे है या वाई एक्स पे है, जो भी एक्स पे होगा। तो सबसे पहले बस करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मध्य बिंदु सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, उसको क्या करना, हर एक फॉर्मूला को पहले तो याद करना है, पहले तो लिखना है, एक कोई छोटी सी कॉपी बना लेना, 10 या 20 रुपए की कॉपी बना लेना, उस पर सारे के सारे आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास होते हैं उसको लिख लेना, या मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा इस वाली वीडियो के नीचे में। ठीक है, उसके अंदर में मैंने एक से लेकर के आपके 14 चैप्टर्स जो आपका है प्राक्टा तक, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मुला के वीडियो मैंने बना दिया है, आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेना। और आप या अपना जो भी है, जो भी वक्त खिला रहा हूँ, तो एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो, उसमें सबके सब क्वेश्चन सब सारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला को याद कर लिया करो। एग्जाम से कम 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ना, फिर एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ना। ठीक है, चलो, तो मध्य बिंदु फॉर्मुला ये होता है, मान पुट को हमने पुट करा, तो मान को पुट करने के बाद में हमारा क्या निकल के आया, हमारा मान निकल के आया ये 0 और 5.5 निकल के आया मेरा। ठीक है, तो ये 0 और देखो एक्स पे क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है, वाई कहां पर होगा हमारा, ये बिंदु कहां पर होगा, वाई पे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको मुश्किल लग रहा है, यहां तक आपको मुश्किल लग रहा है, स्टैंडर्ड वाले बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, यस या नो, यस या नो, कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख देना। ठीक है, यस सॉरी नो, नो लिख देना, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन चल रहा है, अभी इजी चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब एक सेकंड रुक जाना, आपको इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो प्लीज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, एक वीडियो पे लास्ट के अंदर कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट जो करना, ये तो जो काम करते हैं ना, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको बना के देते रहूंगा। ठीक है, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, यदि यदि थीटा न्यून कोण है, थीटा क्या न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो हमारे को डैश, ठीक है, डैश 7 प्लस में 4 साइन थीटा बराबर 9, तो थीटा का मान हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो करते आएंगे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान हो गया ये तो। पहले हम इसके करेंगे 7, यहाँ 7 में से 9 को घटाएंगे, हमारे यहाँ पर 2 आ गया, थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे आता है, यहाँ पे आपको मान ज्ञात होना चाहिए, साइन का हो गया 3 का याद मान ज्ञात कर लो, साइन
कोस टेबल जो था हमारा 8वें चैप्टर में, हाँ 8वें चैप्टर में जो टेबल पढ़ा था साइन कोस थीटा, ठीक है tan, ये 3 का याद कर लो। बाकी कोसेक का हो गया, उल्टा ही होता है इसका। सेक का कोस साइन का कोसेक उल्टा होता है, कोस का आपका सेक उल्टा होता है, और tan का क्या होता है, उल्टा कोट रहता है। बस 3 याद कर लो भाई, ये 3 अपने आप से याद हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला जो आएगा 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है, ये याद कर लो। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन के अंदर में बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, ये टेबल तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरा साइन 1/3 किसने पे रहता है, हमारा साइन 30 पे रहता है, साइन से साइन खत्म, थीटा की वैल्यू आ गया हमारा 30। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan स्क्वायर, हमारे को दे रखा है 1/cos थीटा साइन सेक थीटा गुने में सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे को एक पता है कि 1/cos, ठीक है, ये जो 1/cos थीटा जो आएगा हम इसको क्या लिखते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलो तो हमने इसकी जगह पे हमने क्या करा, सेक थीटा लिख दिया, बस यहाँ पर सेक थीटा हमने लिख दिया है। आगे कहते हैं सेक थीटा को गुना करके कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। अब आपको पता है कि अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर एंगल ए या थीटा बोल दो, ठीक है, सेक स्क्वायर एंगल ए माइनस में tan स्क्वायर, हमारा थीटा भी बोल सकते हो, एंगल ए भी बोल सकते हो, बराबर में 1 होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें से ये जिसको करा ना, मैंने सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर पहले इसको ना समीकरण को, ये जो मेरा ये निकल के आया ना, इसको मैंने पहले सही कर लिया, इस फॉर्मूले के जैसा बना दिया। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सेक को मुझे प्लस करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, और tan को मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी भी समीकरण को ना ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम समीकरण को बनाने के लिए, समीकरण बदलने का हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, माइनस सेक जो आपका है, सेक का माइनस बाहर, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, माइनस क्या है सीधे कॉमन बाहर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस बाहर हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, जो प्लस का रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का रहेगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, एक वैल्यू रख दिया, और ये जो माइनस बाहर में था तो माइनस 1 के साथ में ये दोनों लग जाएंगे, -1 बन जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सी है, माइनस का 1 है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना बस। हर एक कंसेप्ट को, हर एक क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझना। एक बढ़िया तरीके से समझोगे तो यही क्वेश्चन जो आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, इसी जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम 2026 के अंदर में आएंगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर में आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस। तो इन सब क्वेश्चन की अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन का कम से कम वादा करो, प्रॉमिस करो, हर एक क्वेश्चन का जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करना। मैं आपको लिख करके देता हूँ, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो बस चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, यदि एचसीएफ m है, इन दोनों का एचसीएफ m है और एलसीएम n है, तो हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा है, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालोगे, सबको एचसीएफ निकालने आता ही है, एलसीएम निकालोगे इसका, बस यहाँ पर मान पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। बाकी सोल्यूशन मैंने दे दिया, इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत आसान चीज है ये। ठीक है, ये बहुत आसान चीज हो गया, इसको मैं सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं। एचसीएफ मैंने यहाँ निकाल दिया, एलसीएम मैंने यहाँ निकाल दिया, एलसीएम ये रहा, बस मान को मैंने पुट करा और वैल्यू मैंने निकाल के दे दिया। इतना आता है, इतना आता है, ये इजी है। आगे बढ़ेंगे, देखो मैं बच्चों वाला काम तो नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, कुछ अलग होगा तो बात करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्शरेखा सदैव परस्पर होते हैं, किसी व्यास के छोरों पर। ठीक है, अब देखो वृत्त का व्यास ये हमारा वृत्त बन गया, वृत्त का व्यास ये रहा, वृत्त का व्यास मैंने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है वृत्त के। ठीक है, छोरों पर मतलब कि इसके ये रहा, ये छोरों पर खींची गई स्पर्शरेखा है, ऐसे खींची गई स्पर्श रेखा है। छोरों पर मतलब कि यहाँ पे बिंदु पर, दोनों बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है हमारा, बताओ सदैव क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं, क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, त्रिभुज एबीसी और डीएफ में, त्रिभुज एबीसी डीएफ में हमारा क्या एंगल बी बराबर एंगल ई है। ठीक है, और एंगल एफ बराबर एंगल सी है, तो हमारा और ए बी दे रखा है मुझे, ए बी बराबर है आपके 3 डी के बराबर है। तो हमारे को तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग होंगे, सर्वांग है परंतु समरूप नहीं, सर्वांग है तथा समरूप भी है, तो क्या है क्या नहीं है हमारे को बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखो करेंगे कैसे, देखो 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, दो त्रिभुज आपके एबीसी हो गया और पीई एफ हो गया। ठीक है, अब हमारे को क्या दे रहा है, एंगल बी बराबर एंगल दे रखा है ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ दे रखा है। और ठीक है, तो और हमारे को दे रखा है कि यहाँ पे एक चीज दे रखा था, आगे रुक जाओ। ठीक है, और एक चीज और हमारे को ये दे रखा था कि ए बी बराबर 3DE है। ठीक है, ए बी बराबर हमारा ए डी बराबर 3DE। ठीक है, ए बी क्या बड़ा है इसमें, बस इतना ध्यान रखना, ए बी क्या, मैंने सही से फिगर बनाया नहीं है, ए बी क्या आपका बड़ा रहेगा थोड़ा सा बस। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे ए बी क्या है 3 टाइम है, यहाँ पे वो ये 1 टाइम है बस।
आगे करते आएंगे। अब इसके आगे सोल्यूशन कहते हैं, देखो अब हमारे को एंगल बी, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई दे रखा है, एंगल सी बराबर एंगल ई दे रखा है, इसलिए हमारा एंगल ए बराबर एंगल डी है, इसलिए हमारा ये बराबर हो जाएगा दोनों, क्योंकि दो जब समान दो जब हमारे दो कोण हमारे को दे रखे बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा आपका बराबर होगा। ठीक है, अतः हम सिद्ध कर देंगे हमारा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज हमारा डीईएफ समरूप है। ठीक है, किससे, कौन सी कसौटी से, हमारा ए कसौटी से, ए कसौटी से हम सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे ट्रिपल ए लगेगा, दो ए लगेगा। चलो आज करते हैं, यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है तीन लगेगा दो लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखना कसौटी कौन सा कसौटी रहता है, कसौटी लगेगा इसके अंदर में, बस ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कमेंट्स के अंदर में मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ता है, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। आप देखो, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सबको बराबर कर दिया भुजाओं को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया है कि ए बी बराबर 3D है, हमारा 3DE है, तो दिया है जिसका अर्थ है कि हमारा ए बी बराबर क्या है, हमारा 3 है। ठीक है, अब आप देखो भुजाओं का अनुपात एक के बराबर नहीं है, भुजाओं का ये अनुपात तो बराबर नहीं है, तो हमारा ए बी बराबर डी ही नहीं है, पहली बात तो ये हो गया, तो इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम नहीं होगा, और बस इसके इसलिए इसका आंसर इसका डी, इसका राइट आंसर समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। हमने समरूप सिद्ध कर दिया था। और समरूप सिद्ध जो हमारे सर्वांगसम जो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं उनको भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, बट यहाँ पर बराबर होगा तो हमारे क्या रहेगा, सर्वांगसम रहेगा, बट भुजाओं का अनुपात बराबर है ही नहीं, इसलिए सर्वांगसम में नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन देखो, हमारे को दिए रखा है कि यदि हमारा -n, ठीक है, -1n प्लस में -1 8 बराबर है 0 के, तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो n कोई f का n कोई धन संख्या होगा या तीन पूर्णांक होगा या विषम संख्या होगा या आपका विषम संख्या होगा, ये हमारे को बताना है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखना। तो पहले तो हम किसी की भी पावर, हमारे क्या बोलेगा, एक की पावर -8 है, तो इसका मतलब क्या, हमारे को -1 को क्या करना है, 8 बार गुना करना है, 8 बार गुना करना है, गुना करने पे क्या है आपका आएगा, गुना करने पे आपका प्लस का 1 आएगा। सबको पता है, अगर यहाँ पर मतलब -1 की पावर क्या रहता, 7 रहता, तो जो संख्या जो आपका आता -1 आता, तो संख्या क्या आता, -1 आता। ठीक है, ये चीज सबको पता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं 1 को 0 के इक्वल में ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर -1 है, दोनों क्या है, -1 है, मतलब कि मैं ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी संख्या आपकी n की वैल्यू जो भी आएगी वह क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा। ठीक है, देखो एक ये बराबर इसके -1 के बराबर में है, तो -1 के जब ये बराबर इसके बराबर में है मेरा, तो मतलब कि यहाँ पे n की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी होगी, विषम संख्या होगी, जो तभी तो मेरा -1 के बराबर है। अगर मेरा n की वैल्यू मेरा क्या रहेगा, n की -1 की वैल्यू मेरा 2 रहेगा, तो क्या रहेगा, संख्या प्लस में रहेगा, बट संख्या किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसलिए n की वैल्यू जो भी रहेगा आपका क्या रहेगा, आपका विषम संख्या के ऐसे के बराबर है, इसलिए n में एक विषम संख्या आपका होगा। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है, नीचे द ग्राफ, नीचे दिए गए ग्राफ में दो बहुपदों को दिखाया गया है, इन दोनों बहुपद के भिन्न सुनांकों की संख्या है, भिन्न सुनांकों की संख्या है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो इसके सुनांकों की संख्या आपका कितना है, 2 है। जहां पे दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, जहां पे दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, वही क्या रहेगा, ठीक, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, तो वही हमारा सुनांकों की संख्या रहेगा। तो कितने बार काटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो दो उसके सुनांकों की संख्या है। और डिटेल में समझा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। देखो आंसर इसका 2 है। देखो एक बहुपद के सुनांक वह है, ठीक है, वह अक्ष, एक बहुपद के जो सुनांक होते हैं वह एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष, एक्स के निर्देशांक आपके होते हैं, जहां उसका ग्राफ एक्स अक्ष के को काटता है, मतलब कि किसी भी सुनांक का, ठीक है, किसी भी बहुपद का सुनांक क्या होता है, हमारा एक्स का मान होता है, सबको पता है एक्स का मान होता है। और ये जो ग्राफ जो हमारा उसका ग्राफ आपका एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कहां पे बनेगा, उसका ग्राफ भी आपका एक्स एक्स पे ही बनेगा, एक्स का मान होता है एक्स एक्स पे ही बनेगा। ठीक है, आगे बात करें सुनांकों की संख्या, जहां वक्र एक्स एक्स को स्पर्श या प्रतिच्छेद करता है, तो वही आपका सुनांकों की संख्या रहेगा। देखो सुनांक क्या, देखो सुनांक क्या होता है, हमारा एक्स की वैल्यू रहता है, मान के एक्स की वैल्यू 1 है, किसको मान लो 2 है, ठीक है, सुनांक की संख्या आपका 1 है और माइनस का 1 है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू रहता है, तो ये एक्स की जो वैल्यू आपका रहेगा वह आपका एक्स एक्सिस पे ही, जो हमारा जो एक्स है, तो ये इसका जो हमारा सुनांकों का जो ग्राफ है कहां पर बनेगा, ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स एक्स पे ही तो बनेगा मेरा, तो एक्स एक्स पे जहां पे भी हमारा ग्राफ कट करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, दो रेखाएं अपने आपको, वहीं पे वही हमारा सुनांकों की संख्या रहेगा। तो एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमारा सुनांकों की संख्या क्या है, 2 है। आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चंस को देख ले स्टूडेंट्स।
आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योगफल कितना डैश है तो दूसरा पद हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम m पद का योग कितना है, इतना है। प्रथम m पद का योग कितना है हमारा, इतना है, तो हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे को दे रखा है कि प्रथम m पद हमारे दूर, ये हमारे को m पद का मतलब कि प्रथम m मतलब कि एक पद का योग कितना दे रखा है हमारा, प्रथम m का मतलब समझते हो, एक पद का योग इतना दे रखा है। तो बस बात करते हैं स्टेप 1 में आप क्या करोगे, प्रथम पद a1 है, पहले पद का योगफल होता है प्रथम, देखो प्रथम पद आपका a1 है, तो ये जो a1 होता है पहले पद का योगफल रहता है, मतलब एक प्रथम पद आपका एक है, तो एक का योगफल क्या रहेगा, एक का योगफल मतलब कि जोड़ क्या रहेगा, एक ही तो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए m बराबर क्या आपका, हम क्या प्रथम पद लिखेंगे m बराबर एक, मतलब कि एक पद का योग, m बराबर एक लिखेंगे, एक पद का योग करेंगे तो हमारा एक पद क्या निकल के आएगा हमारा 5। तो पहले पद का योग पहला पद ही रहेगा, पहले पद का योग पहला पद ही, तो a1 क्या निकल के आएगा, 5 निकल गया। अब बात करते हैं दो पदों का योग, m हम क्या रखेंगे, अब हम दो पदों का योग निकालते हैं, रखने पर प्रथम दो पदों का योगफल कितना निकलेगा हमारा, s2 निकलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो दो पद है, यहाँ पे मैंने s2 रखा है, इसका मतलब क्या हमारे दो पदों का योग है, तो हमने दो पदों का योग कितना निकाला, 14 निकाला। ठीक है, प्रथम मुझे पता है, प्रथम एक पद का योग 5 है, प्रथम पद मुझे पता है, पहला पद मुझे पता है, दो पदों का योग मेरा इतना है। अगर मैं दो पदों के योग में से मैं a2 मुझे निकालना है, तो दो पदों के योग में से मैं दो में से एक को घटाऊंगा तो पहला मुझे निकल के आ जाए, दूसरा मुझे निकल के आ जाएगा, तो बस मेरा निकल के आ गया। अभी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी आंकड़ों का बहुलक और मध्य डैश है तो हमारा मध्य ज्ञात करना है। आपको पता है एक फॉर्मूला याद होगा आपका, क्या है, बहुलक बराबर 3 मध्यक माइनस में 2 मध्य होता है। ये फॉर्मूला सबको याद करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बस फॉर्मूला को पुट करा मैंने, एमले के फॉर्मूले के मान को पुट करा है, और मैंने एम क्या हैगा हमारा माध्यक का मान निकाल के ला दिया। इतना सबको आता ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या ताश की 52 पत्ती की गड्डी से यदृच्छित एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के एक लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ। अब बात सुनो, यहाँ पर सब कुछ मैंने लिख ही रखा है। देखो प्रायिकता का सबसे पहले हर एक फॉर्मूला के अंदर जहां पे भी क्वेश्चन करने में फॉर्मूला आपको लिखना होगा कंपल्सरी, लिखना वाला क्वेश्चन मतलब कि फॉर्मूला लग रहा होगा तो फॉर्मूला लिख देना, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के आपको कितना 0.5 मार्क्स मतलब कि आधा मार्क्स आपको मिलेगा, आधा मार्क्स मिल जाएगा हर एक फॉर्मूला के अंदर। जहां पे भी आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला लिख देना क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, फॉर्मूला लग रहा होगा तो फॉर्मूला लिख देना। आगे बात करते हैं, हमारा कुल परिणाम कितने, हमारे 52 होंगे। अनुकूल परिणाम की हमारे को बात करनी है। ठीक है, अब बात सुनो, लाल रंग पहले क्या बोला गया, हमारे एक लाल रंग की तस्वीर वाली पत्ता। ठीक है, तो आपको पता है लाल रंग वाले कौन कौन से हमारे कार्ड होते हैं, हमारा 8 का होता है और पान होता है। ठीक है, दोनों में 13-13 पत्ते होते हैं, और 13-13 पत्ते में से 4-4 जो आपके होते हैं फेस कार्ड होते हैं। क्या होता है, 4-4 हमारे को यहाँ पर तस्वीर वाला पत्ता है तो फेस कार्ड है, तो 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, तो टोटल कितने पत्ते हो गए, 8 पत्ते हो गए, वो भी रेड है हमारे, प्लस में हमारे तस्वीर वाले भी है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ हमारा, 8 हुआ। बस मैंने 8/52 करा, आंसर निकाल के ला दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या हमारा √2, 3 और 5 √5 के बीच की एक संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हमारे को बता रहे कौन सी हमारे परिमेय संख्या। देखो पहला वाला परिमेय संख्या है, ये देखो ये पहले तो कटते ये बढ़ते जा रहा है, ये कट नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसी परिमेय संख्या मतलब एक ऐसी संख्या जो पूरा पूर्ण विभाजित हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, ये तो आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये भी क्या है, यहाँ पर इसके 6 के ऊपर बार लगा, मतलब कि 6 बार रिपीट हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, पूरा शांत हो, कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा कट जाए, पूर्ण करता हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे 5 को मैं 2 से भाग करूंगा तो मेरे कितना 2.5 आएगा ना, 2.5 आएगा, पूरा कट गया ना ये 5 आगे, तो 5 के आगे तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या आपका होगा। तो यहाँ पर भी देखो ये परिमेय संख्या नहीं है, पाई भी परिमेय संख्या नहीं होता, डी इसका राइट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ये 2 लिख रहा है, 2 से आगे इसका पूरा कट जा रहा है 2 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चंस को देख लें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक वृत्त के, ठीक है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 40 पाई वर्ग इकाई है, तो केंद्र पे बना कोण आपका कितना 72 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या खंड का हमारे को क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगेगा। केंद्र पे कितने डिग्री का कोण करे, इतना करे, तो आर निकालना है, बस बस फॉर्मूला में सबको आता है ना। त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, इसमें फॉर्मूले में पुट करना वैल्यू को, आर की वैल्यू निकाल के ला दोगे। ठीक है, आसान है। आगे बात करते हैं, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, देखो दी गई आकृति में ओ, केंद्र ओ वाले वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर एक प्रहा बिंदु P से स्पर्श रेखा में P से, ठीक है, प्रहा बिंदु यह है P से A पर वृत्त पे एक स्पर्श रेखा PA खींची गई, यदि POB, ठीक है, हमारा क्या है POB, ये मेरा 115 है, तो हमारे को APO मतलब कि ये मुझे बताना है। ठीक है, अब बात सुनो,
आपको पता है कि यहाँ पर 0 ए, ठीक है, मेरा क्या आएगा, मेरा 0 ए परपेंडिकुलर है किसपे, हमारा पी ए, बोल सकते हो पी ए पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, लंब होगा, यहाँ पे ये लंब है, यहाँ पे कितने डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब आप क्या करोगे, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर आप क्या करोगे, रेखीय बन रहा है मेरा, मेरा रेखीय बन रहा है। तो 115 प्लस में एंगल पी ओ पर मेरा क्या रेखीय बन रहा है, तो ये मेरा 115, हम क्या करेंगे, हमारा ऐसे लिखोगे आप ऐसे लिखो, सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, ये रहा। बिंदु ओ पर रेखीय बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओ बराबर क्या लिखेंगे, 180 में से 115 को घटाएंगे तो हमारा दूसरा वाला जो मान निकल के आ गया कितना, 65 निकल के आ गया। ये मेरा 65 निकल के आ गया। अब बस त्रिभुज के तीनों कोणों, 90 है, ये 65 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये मान निकालो, बस हो जाएगा कम। तो हमने क्या रखा, तो अब देखो आगे क्या है मेरा, एंगल त्रिभुज ओ ए पी में एंगल ए क्या हमारा 90 है, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, हमारा एपी पर लंब है, इसलिए आगे करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाया और मैंने पी का मान निकाल के 25 निकाल के दे दिया। इस तरह से करना था इस वाले क्वेश्चन को। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, बाकी तो डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक पतंग भूमि से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। यह जिस डोरी से जुड़ी है वह भूमि की क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई क्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको फिगर बनाने आना चाहिए। देखो, एक पतंग है, ठीक है, पतंग आपका है भूमि से, ये रहा भूमि का बिंदु 150 मीटर पे उड़ रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि क्षैतिज रेखा पर क्या कितने देख रहा है, हमारा दो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा हो, क्या व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा हो, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। बस अब हमारे को बोला क्या जा रहा है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई मतलब कि इसकी लंबाई पूछा जा रहा है हमारे से एक्स। बस यहाँ पे बन के यार आपका पी बटे एच बनेगा, क्या बनेगा आपका, पी बटे एच लगाओगे, पी बटे एच, और पी बटे एच किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। पी क्या आपका होता है, लंब होता है, और एच क्या होता है आपका, लंब आधार होता है, सॉरी एच क्या होता है आपका कर्ण होता है, बस। तो फॉर्मूले और 30 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, 30 डिग्री दे रखी है, तो हम पी बटे एच इसके बराबर में करेंगे और हमारे से आंसर निकाल के ला देंगे, बस। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पिक्चर बनाने आने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। यहाँ तक इजी इजी है, सब क्वेश्चन इजी इजी है, देख रहे हो, आपको पता ही चल रहा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है कोई सा भी। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ये थोड़ा सा अलग, ये भी आसानी है। देखो, 20 सेंटीमीटर लंबे तार के एक टुकड़े को, तार के टुकड़े को हमारा डैश 60 बटे पाई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप के रूप में मोड़ा गया, ठीक है। तार का टुकड़ा है, इसके वृत्त के एक चाप के रूप में, मतलब कि इसका वृत्त के एक चाप के रूप में ऐसे करके मोड़ दिया गया, तो इसकी लंबाई तो सेम ही रहेगी, लंबाई तो 20 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो इस वृत्त के केंद्र पे चाप द्वारा, अब इसका देखो, यहां से वृत्त भी बना दो, ये दो बिंदु हमारे वृत्त का चाप समझते हो, वृत्त का चाप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वृत्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वृत्त पे क्या बना रहेगा, तो वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा ये जो हमारा चाप द्वारा आंतरिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एक दो रेखा खींच दिया, दो बिंदु, जो दो बिंदु थे वृत्त के, वहां से बिंदु खींच दिया, और यहाँ पे आंतरिक कोण, ये वाला कोण मुझे बताना है, ठीक है। देखो, वृत्त का चाप इसे कहते हैं, ठीक है। वृत्त का चाप एक वृत्त के परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु, त्रिज्याखंड किसे कहते हैं, त्रिज्याखंड हमारा जो वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिधि पर दो रेखाएं, ये वाले दो बिंदु, सो त्रिज्याखंड कहते हैं। और वृत्तखंड किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने समझा दिया, वृत्तखंड हमारा इसे कहते हैं, इस वाले एरिया को वृत्तखंड कहते हैं, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या लगाएंगे, देखो दिया है कि वृत्त के चाप की लंबाई कितना हमारे को, इतना दे रखा है, त्रिज्या मुझे इतना दे रखा है, बस। केंद्र पे आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा बराबर आपका एस बटे आर होता है। एस क्या मेरा, एस मुझे दे रखा है 20 दे रखा है, ऊपर मैंने बता दिया, और मेरा आर कितना दे रखा है मुझे, 60 बटे पाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वाले संख्या को भाग में, तो इस वाली संख्या को गुने में ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, पाई ऊपर हो जाएगा, 60 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, 20 को पाई से गुना करोगे, 20 पाई बन जाएगा, यहाँ पर 60, 20 से कम 20 और 20 से 60, तो पाई आर बटे में हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पर हमारा पाई, पाई बटे में हमारा 3 बचा, ठीक है। अब देखो थीटा क्या निकल के आया, पाई बटे 3 निकल के आया। अब ये जो थीटा आपका जो होता है ना, थीटा ये रेडियन है, क्या आपका रेडियन है, रेडियन को हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे रेडियन को पाई 180 बटे पाई से हमारे को गुना करना होता है, ठीक है। पाई से पाई खत्म, बचा आपका 180 बटे में 3 बचा, 180 को 3 से भाग करेंगे, हमारे कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 60 निकल के आ जाएगा, बस। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, आगे बढ़े, या समझ में आ गया, आगे बढ़ते, चलो आगे करते हैं। 19 से 20 हमारा अभिकथन वाले क्वेश्चन है, करते हैं। अब देखो क्या बोला है, 19वां क्वेश्चन आपका अभिकथन, आपका 1 से 20 तक की संख्याओं में से यदि एक संख्या चुनने की प्रायिकता 1 है, ठीक है। मतलब 1 से 20 में चुनने की प्रायिकता क्या हमारा 1 है, 1 से 20 में कोई भी एक संख्या चुनी गई है, उसकी प्रायिकता क्या है, हमारा 1 है, ठीक है। देखो बात सुनो, टोटल संख्या कितना में 20 है, अब 1 से 20 में से कोई संख्या चुनी जा रही है,
ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, कोई सी भी संख्या आपका आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है, तो इसमें 20 में से 20 संख्या कोई सा भी हमारा एक संख्या चुना जा रहा है, तो कोई सी भी संख्या आपका आ सकता है। तो 20 से 20 को भाग करो तो कितना आपका आएगा, 1 आएगा। 20 से 20 को भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अनुकूल परिणाम भी कितना रहेगा, 20 ही रहेगा, कुल परिणाम भी कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। ठीक है, एक आ गया। आगे बात करते हैं इसकी प्रायिकता, एक आ गया। आगे बात करते हैं किसी घटना ई के, ठीक है, ई के लिए, तो हमारा यदि पी एक बराबर है, मतलब कि क्या है, किसी घटना ई के लिए पी हमारा प्रायिकता क्या है, एक है, तो एक निश्चित घटना, तो ई एक क्या है, एक निश्चित घटना, हाँ बस सही है। देखो बात सुनो, कहने मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक होता है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक होता है, और जो अनिश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितना रहेगा, जीरो रहेगा। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, जीरो रहेगा। ठीक है, और जो असंभव असंभव इम्पॉसिबल घटना है उसकी भी प्रायिकता क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। तो अभिकथन कारण दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ये देखो, यदि एक समान त्रिज्या वाले दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ते हैं तो हमें एक गोला प्राप्त होता है। ठीक है, सही बात है। अगर मैं क्या करूंगा, मैंने अर्धगोले ले लिए, ठीक है, दो मैंने अर्धगोले ले लिए, इनकी त्रिज्या क्या सेम है, दोनों को मैंने आपस में क्या कहते हैं, जोड़ दिया, उससे बना जोड़ करके मैंने एक को क्या बना दिया, गोला बना दिया। ठीक है, तो हमें एक गोला प्राप्त होता है, अभिकथन आपका सही है। आगे बात करते हैं, आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा हमारा, 3πr² होगा। नहीं, इसका जो संपूर्ण आर गोले वाले त्रिज्या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा, अर्धगोले का, ये तो अर्धगोले का आपका आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हमने क्या करा, दो अर्धगोले को आपस में जोड़ दिया तो ये बन गया गोला बन गया पूरा। ठीक है, अब जो गोला बन गया तो गोले का पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है, 4πr² टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए हमारा आर क्या रहेगा, गलत रहेगा, बट ए क्या हमारा सही है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बस यहां तक हमारे एमसी क्वेश्चन सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सारे एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूं को यहां तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके आगे क्लास हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में करेंगे, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से समझा करके चलूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, फटाफट से ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इस वाली वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन पे सेट कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बस, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।